नमस्कार। आज पहला क्लास है। इस नए बैच की प्रारंभिकी है, आरंभिकी है और बहुत कुछ कोशिश करके आप सभी लोगों ने ये सोच समझ करके, ये ध्यान में रख करके और बहुत सारे मन में सवाल को हल देकर इस कक्षा को ज्वाइन करने का इरादा बनाया। सभी का स्वागत है। और जिस तरीके से हमने इस कक्षा को डिजाइन किया, आज नए बैच का नई दिशा के साथ, नई विशिष्टता के साथ, कई नए दृष्टिकोण के साथ, नए उपागम के साथ, नए अप्रोच के साथ पुरानी बातें करनी है। कहते हैं ना कि जो पुरानी बातें हैं, जैसे संविधान है या शुरू से चले तो जैसे इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, अर्थव्यवस्था है, विज्ञान तकनीक। और अलग बात करें तो भारतीय समाज है, सोशल जस्टिस जिसको सामाजिक न्याय कह सकते हैं, गवर्नेंस है जिसको शासन कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन है, इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा है, एथिक्स है। और आगे बढ़ेंगे, निबंध है, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी प्रश्न पत्र है, पीसीएस है तो अंग्रेजी नहीं है, और वैकल्पिक विषय है। उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, आईएएस हो, वैकल्पिक विषय है। उत्तराखंड अगर पीसीएस है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे अन्य प्रांतों में भी ये चीजें मिल जाएंगी। तो जिस भी प्रांत का विद्यार्थी इसमें संलग्न है, आज की कक्षा से जुड़े हैं, उन सभी का तहे दिल से एक शिक्षक, एक फैकल्टी, संस्था का डायरेक्टर, एक राइटर, एक कॉलमनिस्ट, एक मोटिवेटर, एक प्रोफेसर, कई रूपों में आप सभी को बहुत ही खास मौके पर स्वागत के साथ शुभकामनाएं कि आप जिस मंशा से यहाँ जुड़े हैं उसकी पूर्ति हो। थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं, थोड़ा आसान रहेगा। कई विद्यार्थी नहीं जानते हैं, कई विद्यार्थी अगर चीज को समझना चाहें, मैं हिमांशु जी अगर सुन रहे हैं तो अगर मेरी आवाज में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे दूसरे फोन पर फोन कर लीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा, नहीं तो मैं समझूंगा कि सब सही चल रहा है। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स भी जुड़ चुके होंगे। पहला क्लास है, नया पासवर्ड है, नए तरीके की व्यवस्था थोड़ी थी, तो हो सकता है कि कठिनाई हो, लेकिन आप जुड़ गए होंगे, ऐसे उम्मीद करता हूं। देखिए, जिस तरीके से मैंने बोला कि किससे पढ़ रहे हैं, थोड़ा मैं अपना परिचय दे दूं, उसके बाद आपको आसानी हो जाएगा। मैं मूलतः इलाहाबाद से हूं। मैं 27 वर्ष की उम्र तक इलाहाबाद में रहा, उसके बाद दिल्ली में रहा। 29-30 साल की उम्र में मैं देहरादून में अपना एक कोचिंग सेंटर खोल लिया था। ये बात 2002 की है। और तब से अनवरत 18 वर्ष हो गए विद्यार्थियों के बीच रहा। मेरी पढ़ाई लिखाई में चीजें रही हैं, जैसे मैं साइंस का विद्यार्थी रहा, विधि का विद्यार्थी रहा, जर्नलिज्म का भी विद्यार्थी रहा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी विद्यार्थी रहा, और लॉ में तो मैंने पीएचडी, अभी मुझे एक ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी ने डिलीट की भी उपाधि दी, और डिलीट की वो उपाधि मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिला, क्योंकि 1989 से अब तक मैं पीएससी सेकेंड ईयर से अब तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
मेरा कोर और मूल विषय रहा। मैंने गवर्नेंस पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो, स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, पंचायत की बात हो, कुछ और भी मुद्दे बीच-बीच में रहे हैं। इलेक्शन पे रिफॉर्म वगैरह से जुड़े कुछ बातें थी। तो बहुत सारे मैंने रिसर्च ओरिएंटेड लेख लिखे जो अच्छे-अच्छे अखबारों में पब्लिश हुए। तो वो देश दुनिया में जैसा लोगों को समझ में आया, वैसा किया गया। और इस बीच हमें बहुत अच्छे मौके मिले अ, राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर लोगों ने बुलाया। मैं एशिया एजुकेशन समिट सिंगापुर में बुलाया गया, अफ्रीका इंडिया समिट में भी बुलाया गया, कॉमनवेल्थ ये हाउस जो है अपना लंदन का, उसमें भी एक मौका था लेकिन मैं नहीं जा पाया था। और हांगकांग गया, ऐसे कई देश हो गए जहां मैं वर्ल्ड लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की समिट में गया भी, अवार्डेड भी हुआ। अब तक मुझे 5 इंटरनेशनल, 5 विदेशों में और बाकी जो है सहित 48 अवार्ड मिल चुके हैं। और जिस तरीके से मेरा एक ओपिनियन है काम करने का, बताने का, उसमें एक प्रैक्टिकलिटी रहती है। मुझे मैं एक जैसे होता है कि लेबोरेटरी में काम करने की ज़्यादा इच्छुक रहता हूँ। चाहे वो बच्चों के बीच हो, मैं सिविल सर्विसेज के बच्चों की को एक प्रयोगशाला ही मानता हूँ क्योंकि वो भी प्रयोग करते हैं, नए-नए सवालों का जवाब खोजते हैं, नए-नए तरीके से अपने दृष्टिकोण को बढ़ाना चाहते हैं। जो चुनौतियाँ यूपीएससी या स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन उनके सामने खड़ा करते हैं, उसको लेकर उस कोचिंग, उस सीनियर, उस टीचर, अपने मित्रों के बीच मतलब अनवरत उस क्रिया में लगे रहते हैं। कहीं न कहीं आपके अंदर भी एक इन्वेंशन है, एक नए दृष्टिकोण के परिपालन की एक सोच है और चिंतन और जो दर्शन होते हैं वो इसी तरीके से विस्तार लेते हैं। इसलिए इसमें कोई समझने वाली ज़्यादा बात नहीं है। और जो आप सामने हैं, ये थोड़ा मैं अपने बारे में ज़िक्र कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किससे पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है, बड़ा आसान हो जाता है। हाँ, एक चीज़ रह गया बताना कि मैं 1996 से मैं संपादकीय पेज के लिए आर्टिकल लिखता हूँ। इस हिसाब से 24 साल हो जाते हैं। बीच में कोचिंग के आपाधापी में जब एस्टेब्लिशमेंट था, बड़े संघर्ष से तो कुछ आदतें छूट गई थी। लेकिन जैसे ही संघर्ष से बाहर निकले फिर आप लौट चले, तो उस दिशा में गया और ऑन एन एवरेज 100 सवा 100 आर्टिकल साल भर में पब्लिश हो जाते हैं। लेकिन एक रिकॉर्ड तोड़ आर्टिकल का साल 2015 था जब 229 आर्टिकल पब्लिश हुए थे। ऑन एन एवरेज सप्ताह में 5 आर्टिकल पब्लिश होते थे। और मुझे लिखने का बहुत शौक है और अच्छी बात यह है कि उससे ज्यादा बोलने का शौक है। मतलब जो लिखता हूँ वो बोलता भी हूँ। तो ये बड़ा अच्छा होता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आप अगर पढ़ने का शौक रखते हैं, सिविल सर्विसेज या पीसीएस में अपना जगह स्थापित करना चाहते हैं, तो सिर्फ पढ़ने के शौक से ये हासिल नहीं किया जा सकता। पढ़ने के साथ अगर लिखने का शौक पाल लें, तो वो जो आप सोच रहे हैं आज ही आसान हो जाए। मैं जैसे मानता हूं कि मेरी विशिष्टता यह है, मेरी अपनी स्पेशलिटी ये है कि मैं पढ़ाता सरल हूं और लेखन कला को विशिष्ट कर देता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि मैं आपको सरल ढंग से पढ़ाऊंगा, बहुत ही इजी पढ़ाऊंगा। आप तुलना भी कर सकते हैं, किसी भी लेक्चर से तुलना कर लीजिएगा। बहुत गूढ़ शब्द नहीं आते हैं, वाक्य विन्यास तारतम्य लिए रहते हैं और सरलता के साथ सघनता का विकास अगर हो जाए और उसमें भी उससे ज्यादा जरूरी है स्पष्टता का विकास। सरलता
सघनता और स्पष्टता। कोई भी व्यक्ति आपकी कॉपी दोबारा नहीं पढ़ना चाहता। जिस तरह से आप समाचार पत्र पढ़ते हैं और उन समाचार पत्र को दोबारा समाचार अगर पढ़ के समझ में आए तो वो न्यूज़पेपर ज्यादा नहीं बिकने वाला। न्यूज ऐसा होना चाहिए कि खाना बनाते समय भी अगर आप पढ़ लें तो समझ में आ जाए। न्यूज ऐसा होना चाहिए कि अगर आप हल्के अंदाज में भी उसको उठा करके बहुत समर्पित मन से मन नहीं लगाए फिर भी समझ में आ जाए तो न्यूज है। अगर वो किताबों की तरह हो गया, उसकी लिपिबद्धता में इतनी सघनता है और इतनी अस्पष्टता है, तो आप उस समाचार पत्र को बंद कर देंगे। अब तक मेरे 1500 से ज्यादा आर्टिकल अलग अलग टाइप के पब्लिश है। मैं इन तमाम बातों से यह आपको बताना चाहता हूं कि आप ही की तरह जब हम भी तैयारी करते थे तो 94 का मतलब आप समझ लीजिए, 96 का मतलब, उस समय मेरी उम्र 23 साल थी और 23 साल की उम्र से हम अखबारों के लिए आर्टिकल पब्लिश होते थे। आप लेखन को एक तो अपना धर्म मान लीजिए, क्या समझे? ये भारत तो बड़ी मान्यताओं का देश है, धार्मिक लोकाचार का यहाँ पर पूरा आपको हर जगह स्थापना मिलेगी और हर जगह कर्तव्य प्रधानता को प्रमुखता दी गई है। हमारे अंदर की नैतिकता, समाज के भीतर की व्यवस्था और राष्ट्र भक्ति की जो धारणा है, उन सभी से ओतप्रोत यहाँ का हर व्यक्तित्व में ऐसी आशा की जाती है। ऐसे में एक प्रतियोगी होने के नाते एक धर्म और आज जोड़ लीजिए, वो है लेखन धर्म। अध्ययन धर्म से आप युक्त हैं, लेखन धर्म से विरक्त हैं। जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो मुख्य परीक्षा आपके लिए बड़ी चुनौती इसलिए बन जाती है क्योंकि वह जो है एक ऐसी परिकल्पना आपके सामने खड़ी कर देती कि पेन में पहला शब्द क्या है। जो प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर हम दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर इसमें लिखता है समीक्षा कीजिए तो मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी विवेचना कर दिया। आपके मन में जितने भी प्रकार के सवाल उठते हैं, जितने भी प्रकार के शंका उठेंगे आगे भी, आज से एक न्यू कहते हैं ना कि एक नया संकल्प ले लीजिए कि हम लोग धीरे धीरे 3 से 4 महीने के भीतर 3 से 4 महीने के भीतर 150 से 2 आर्टिकल के बीच इस शंका का, इस संदेह का, इस अड़चन का, इस अस्पष्टता का उन्मूलन कर देंगे। सारा खेल पहले यहां से शुरू होता है। 2 बात आज आप करके जाइए, कैसे पढ़ाई को सरल किया जाए और कैसे लेखन को विशिष्ट बनाया जाए। मैं ऐसा मानता हूं कि मैं ये दोनों करने में कारगर हूं। पढ़ाई को सरल कीजिए, लेखन को विशिष्ट कीजिए, सफलता उसी वर्ष निर्धारित हो जाएगी। हो या रहा है, पढ़ाई विशिष्ट हो रही है, लेखन हो ही नहीं रहा है। विशिष्ट छोड़िए, जनरल किस्म का भी नहीं हो रहा। विशिष्टता का यह तात्पर्य कहीं से नहीं। देखिए, विशेष होना और विशिष्ट होना, दोनों में ये भी अंतर है। जब आप विशिष्ट होते हैं तो जितनी बड़ी स्पर्धा है, जैसे सपोज 500 वैकेंसी है, विशिष्ट होगा तो 500 में भी रहेगा, विशिष्ट होगा तो 100 में भी रहेगा। अगर उसको पता चल गया है कि 20 वैकेंसी है तो विशिष्ट होगा तो उस 20 में भी रहेगा। लेकिन आपकी विशेषता में चीजें हैं, विशिष्ट हैं, लेकिन इतनी विशिष्ट नहीं है, वो विशेष। जैसे 1000-1500 वैकेंसी तो आपकी जगह बन सकती है। तो जो विशेषता है आपकी, पढ़ने की है, लिखने की है, लेकिन 100 वैकेंसी के भीतर आने की नहीं है।
ये विशिष्टता से ही कायम होता है। इसलिए जो लोग टॉप करते हैं, जो अंडर 100 आते हैं, अंडर 50 आते हैं, अंडर 10 आते हैं, अंडर 20 आते हैं, वो विशेष नहीं होते, विशिष्ट। और जो 500 के बाद हैं, 400 के बाद हैं, वो विशेष। अगर वैकेंसी 500 से कम होती तो वो बाहर हो जाता। लेकिन जो आदमी अंडर 100 है, कम से कम 100 तक तो बाहर ही नहीं होता। जो टॉप ही कर रहा है वो तो एक वैकेंसी होती तब भी कर ले जाता। और ये किससे हासिल होता है मालूम है? सिर्फ और सिर्फ सरल प्रकार से अध्ययन और विशिष्ट प्रकार का लेखन, यही तो है स्पर्धा। जो धावक दौड़ रहा होता है, दौड़ने की गति को कम करेगा या ज्यादा करेगा? तीसरा चीज क्या करेगा जरा बताइए? अगर वो रुक जाता है तो फिर धावक कहेगा। अगर वो थक के बैठ गया कोने में तो किस बात का धावक? वो पूरा दौड़ लगाएगा, भले ही हार जाए, लेकिन वो धावक है। प्री फेल लोगों को मैं कॉम्पिटिटर नहीं मानता। जो लोग प्री नहीं पास करते वो कॉम्पिटिटर ही नहीं। जो मुख्य परीक्षा पास नहीं कर पाते वो विशेष भी नहीं बन पाए। इस स्पर्धा की जो विशेषता है वहां तक उनकी पहुंच नहीं है। जो लोग साक्षात्कार से वापस आए, इंटरव्यू से जो वापस आते हैं, वो विशेषता से ऊपर है। वो इतने विशेष हैं कि यूपीएससी या पीएससी के बोर्ड का सामना करके आए, इसलिए वो विशेष हो गए। और अगर वो सेलेक्ट हो गए तो वो विशिष्ट हो गए। तो प्रारंभिक परीक्षा को मैं इसलिए उनको कुछ नहीं मानता क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो शुल्क है उसको 50, 60, 150 जो भी लगता है दे करके कोई भी बैठ सकता है ग्रेजुएट। उसमें आपकी पढ़ाई का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर कोई मुख्य परीक्षा देने जा रहा है तो ये पता चल चुका है कि वो प्रारंभिक के लिए इतना मेरिट था, इतना पढ़ाई तो किया ही। और अगर साक्षात्कार दिया है तो मुझे पता है कि अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस में गया तो 4 जनरल स्टडीज का पेपर, निबंध का पेपर, हिंदी का पेपर और एक वैकल्पिक विषय के 2 प्रश्न पत्र, 8 पेपर का सोल्यूशन दे के तब पहुंचा। और यूपीएससी गया है तो एक पेपर अंग्रेजी की जरूरत, ये सब करके गया है, तो वो अब विशेष हो गया। लेकिन अगर पास कर गया तो विशिष्ट। अब मैंने क्या बोला? विशिष्ट लेखन, सरल अध्ययन और विशिष्ट लेखन। मैं डे 1 से आप कमर कस लीजिए, दिमाग का जो चक्षु है, कपाट है, उदारीकरण जैसे 24 जुलाई 1991 आया था ना, तो हमने बंद अर्थव्यवस्था का अपना क्या किया था? खिड़की नहीं खोला था, दरवाजा भी नहीं खोला था, बल्कि उस दीवार को ही हटा दिया था जिसमें ये खिड़की दरवाजे लगे थे। आज से आप अपना पढ़ाई का तरीका बदल दीजिए। कपाट ही खोलना नहीं है, वो बैरियर की सारी दीवार ही हटा देना। और एक मंत्र जो सघन भी है, सरल भी है और सबसे अलग भी है, और वो है लेखन। लेखन से ही एग्जामिनर को पता चल पाता है कि ये विद्यार्थी जो 10,000 लोग क्वालिफाई करके आए हैं, आईएएस दे रहे हैं तो 10,500 वैकेंसी होगा तो पीसीएस वगैरह में तो और कम हो जाते हैं, प्री का तो वैकेंसी के हिसाब से मेंस देते हैं, तो उसकी तुलना में ये विशिष्ट। एक बात मैं उत्तर प्रदेश के पीसीएस के विद्यार्थियों को यहाँ भूलना चाहूँ। वैसे तो सब लोग उत्तर प्रदेश का दे रहे होंगे, कोई उत्तराखंड का है, बिहार का है, झारखंड का है, कहीं का भी होंगे, देते तो हैं यूपी का, और यूपी वाले तो देते ही हैं। आपका इंटरव्यू 100 नंबर का है, आप समझिएगा। 800 नंबर का जनरल स्टडीज, ठीक है ना? 300 नंबर के हिंदी निबंध है, 400 नंबर का ऑप्शनल है, 8, 4, 12, 3, 1500 नंबर और 100 नंबर का इंटरव्यू। इंटरव्यू जब 200 नंबर का था तब इंटरव्यू की जो
आवश्यकता थी, इंटरव्यू के जो अंकों की जो उपादेयता थी, वो बहुत ही मूल्यवान थी। मैं आज भी ये नहीं कह रहा हूं कि 100 नंबर का मूल्य मूल्य नहीं, लेकिन जिन विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि साक्षात्कार, देखिए साक्षात्कार मैं ये मानता हूं कि एक परिस्थिति, एक सिचुएशन, उस 20-25 मिनट के साक्षात्कार के दौरान परिस्थिति आपके अनुकूल रही तो अंक बेहतर मिल जाएंगे, नहीं सब कुछ के बावजूद अगर परिस्थिति विपरीत चली गई तो अंक खराब भी मिल सकते। इसलिए इंटरव्यू दैट इज ए सिचुएशन, वो जाके ही पता चले, कितना भी आप तैयारी कीजिए, बट जब कमरे में आप अंदर जाते हैं तो वहां कैसे आपने सिचुएशन को हैंडल किया, उस पर आपका इंटरव्यू का अंक डिपेंड है। केवल प्रश्न के उत्तर पर अंक नहीं मिलते हैं, ये वाइवा नहीं है, ये साक्षात्कार। यहाँ एक इंटेग्रल पर्सनालिटी, एक इंटेग्रल अप्रोच, एक इंटेग्रल दृष्टिकोण, नॉलेज का उसमें स्वरूप तो रहता है, बट प्रत्यक्ष जो आपका प्रदर्शन है वो ज्यादा मायने रखता है। फिलहाल अब 100 नंबर होने के कारण उसकी प्रोबेबिलिटी 1500 की तुलना में जब 200 नंबर था तब उसमें संभावनाएं, और 100 में मैं यहां ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप मुख्य परीक्षा एक विशिष्ट लेखन के अंतर्गत अपनी कला का 3 से 4 महीने में एक बेहतर तरीके से निर्माण कर लीजिए तो 100 नंबर का जो अंक है साक्षात्कार, वो अगर माना सिचुएशन हैंडल नहीं हुआ तब भी आप सिलेक्शन से बाहर नहीं होंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि अच्छा लिखने वाला व्यक्ति सेलेक्ट होता है और साथ में अगर साक्षात्कार अच्छा हो गया तो पद अच्छा पाता है। जिन लोगों का सिलेक्शन बाहर होते हैं, जो लोग सिलेक्शन से बाहर होते हैं, या तो अनफॉर्चुनेट, लिखे अच्छा थे, अद्भुत तरीके से इंटरव्यू खराब हो गया और इतना खराब हो गया कि उनको इतना अंक कम मिल गया कि वो बाहर होना पड़ा। लेकिन ऐसे केसेस कम होते हैं, बल्कि ये केस आपको ज्यादा मिलेंगे कि उनके रिटन में कम थे, इंटरव्यू में बहुत अच्छा हो गया इसलिए वो सिलेक्ट हो गए, पद अच्छा नहीं पाए। कभी देखे होंगे इंटरव्यू में बहुत अच्छा अंक पाके भी कई लोग बहुत नीचे का पद पाए होते हैं, उनका रिटन अच्छा नहीं था, लेकिन चूंकि संयोग से उनका इंटरव्यू अच्छा हो गया तो वो सिलेक्शन से बाहर नहीं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं ऐसा कम केस होता। मेरा ऐसा मानना है कि इंटरव्यू आपकी रैंकिंग को मजबूत कर देता। अगर अच्छा इंटरव्यू हो गया, अच्छे अंक मिल गए तो आपको पद अच्छा मिल जाएगा, आईएएस मिल जाएगा, एसडीएम मिल जाएगा, ऐसा पद। लेकिन मैं ये पूरा सिद्धांत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि इधर भी और उधर भी ऐसी थोड़ी ऊंच नीच होने की संभावना रहती है। लेकिन 100 नंबर के साक्षात्कार के नाते मैं आपको बोल सकता हूं कि रिटन की यहाँ बहुत वैल्यू है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए मैं बोल दिया है। तो टोटल जो मेरा परिमाप है, फिर भी अब तो और, क्योंकि देखो यार 100 नंबर में क्या है ना, आप गए इंटरव्यू दे के आए, मान लो 60-65 नंबर पाने की संभावना, तो दूसरा में क्या ऐसी गड़बड़ी हो जो 10 नंबर लेके आए, वो भी 60-65-70 ला सकता है। लेकिन 60-65 अगर ऑन एवरेज 70 जोड़ भी लीजिए तो रिटर्न में अगर आपका पिकअप अच्छा है तो हो सकता है कि 100 के भीतर, जैसे कभी हम लोग देखे होंगे कि जब हम 1 नंबर का क्वेश्चन सही करते हैं ना, पूरे 1 नंबर मिलते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन सही करते हैं तब भी 2 की संभावना है, लेकिन जैसे ही 5 नंबर के क्वेश्चन हम पूरे भी सही कर दें तब भी उसमें 4.5 या 4 दे देता है। 10 नंबर का यही सवाल होगा तो 7 नंबर दे देगा, जबकि हम सब सही करके आए। अब 20 नंबर होगा तो पता चला 14-15 ज्यादा ही नहीं दे रहा है। और 100 नंबर का अगर है, आप समझ गए ना, तो भी हो सकता है कि उसमें तब तो 70-72-75 मिल जाए, उसमें भी 1/4 अंक कट जाए। तो अब जो है, लेकिन 200 नंबर के इंटरव्यू में हम तो इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, लोग 80 नंबर, 90 नंबर, 110 नंबर ऐसे पाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कृष्ण कुमार मिश्रा जो सेकंड रैंकर रहे उत्तराखंड पीसीएस में, हमने उनको इंटरव्यू की तैयारी कराई, 138 नंबर था 200 में, उनको सेकंड रैंक में। 138 को जरा आप डिवाइड करके देखिए, 7 दूनी 14, 69, 100 में 69, वही एवरेज आया।
और जो आपके यहाँ टॉपर हैं उत्तर प्रदेश में, वैभव मिश्रा एक बार टॉप किए थे, वो यहाँ 3rd रैंकर थे। उनके भी नंबर 138-39 के इर्द गिर्द ही थे इंटरव्यू, उनके 3rd रैंक। हमने पाया कि जो इंटरव्यू होता है, जैसे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, बड़ा आस-पास रहता है। लेकिन हमने टॉपर और सेकंड रैंकर के बीच में, मुझे याद है कि 1167 कुछ नंबर थे पीसीएस में और 1140-19, तो करीब 27-27 नंबर का, ऐसा मेरा अंदाजा है, ये गैप हुआ। और 1054 नंबर, 1054 नंबर लास्ट एसडीएम की मेरिट आई। 1 साल का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 2006 बैच का है, 14 जून 2010 को रिजल्ट आया था। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कहाँ 1100 कुछ में से 100-125 नंबर के फ्लक्चुएशंस में भी एसडीएम के चांसेस हो जाते थे। तब 200 नंबर का, अभी भी अब तो आपके यहाँ तो उत्तर प्रदेश में तो 100 ही नंबर का इंटरव्यू। ये इंटरव्यू में अगर किसी को 150 और किसी को 70 नंबर मिल जाए तो 80 नंबर का फ्लक्चुएशन इंटरव्यू में होगा। लेकिन 100 नंबर में किसी को 80 मिले, किसी को 0 मिलेगा, तभी 100 नंबर का फ्लक्चुएशन, 80 नंबर का फ्लक्चुएशन। तो जब इंटरव्यू के मार्क्स घटते हैं तो मैं यहां ये कह रहा हूं कि फ्लक्चुएशंस कम होते हैं और रिटन में नंबर लाने की संभावना बढ़ानी है। क्योंकि कोई 70 पाए तो आप 65 पा जाएंगे, 68 पा जाएंगे, कोई 72 पाए तो आप 74 पा जाएंगे, कोई 60 पाए तो कोई 63 पाएगा। लेकिन एक 80 पा जाए, एक 15 पा जाए, ऐसी संभावनाएं कम रहती। आप समझ गए कि नहीं? तो जो एक वास्ट स्थिति के हिसाब से जो मैंने बात किया कि जो कंपटीशन की स्ट्रेटेजिकल एस्पेक्ट होते हैं, आप इंटरव्यू पे डिपेंड ना हो। इंटरव्यू उसी समय पता चलेगा कि अच्छा हुआ है जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, पहले से कोई पूर्वानुमान नहीं। लेकिन रिटन का, मुख्य परीक्षा का पूर्वानुमान आप आज से लगाना शुरू करिए और जैसे जैसे आप आगे बढ़े, आपका जो सिलेक्शन का प्रक्रिया है, आप कदम दर कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं यहां पर बच्चा सब्जेक्ट्स पे आता हूं। अब एक जनरल बातें किया, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आप रिश्तेदारी में जाते हैं ना, तो माहौल एक नॉर्मल करना पड़ता है, तुरंत तो जाके घुल मिल नहीं जाते हैं, थोड़ा सा माहौल को नॉर्मल करना होगा। घंटे 2 घंटे जब बैठेंगे, मौसा आ गए, मामा आ गए, और क्या हाल है, ये वो होने लगा, फिर तब तक आप गए, पानी पीने लगे लेके, कहीं इधर उधर घूमने चले गए, आसपास काम देखने लगे, शादी ब्याह में जाते हैं जैसे, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये आज पहली क्लास थी, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हैं, तो थोड़ा माहौल में ले जाना बड़ा जरूरी है। पहली बात तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताया, आप को क्या करना है ये बता रहा हूं, और मेरी क्लास में एक दुख आपको मैं हमेशा देता रहूंगा, और यह दुख वो है कि आप लेखन की ओर कितना गए हैं, नहीं गए हैं। तो मैं आपको मतलब मैं क्या बोलूं कि वो, ये मेरे जीभ के नोक पर लेखन और निभ के नोक पर शब्द हमेशा तैरते रहते हैं। इसलिए मैं जो विद्यार्थी लिखता नहीं है, हम उसका आभा मंडल यहीं से देख रहे होते हैं। नहीं लिखने वाला विद्यार्थी हमसे नहीं, दुनिया के किसी भी कोचिंग संस्था से दिन रात उसी कोचिंग में लेट के पढ़ ले, नहीं होगा सिलेक्शन जब तक वो लिखेगा नहीं। और लिखने से भी नहीं होगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया। प्रश्न का ऐसा उत्तर, प्रश्न का ऐसा उत्तर जो प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा उत्तर जो प्रश्न को संबोधित करता हो, ऐसा लेखन, ऐसा प्रश्न का उत्तर जो उत्तर प्रश्न को ही संबोधित करे। उदाहरण दूं, देता हूं। प्रस्तावना संविधान पढ़ने के बाद वह प्रस्तावना को संबोधित करता है। क्या समझे? समझ में आया ना? पूरा संविधान, जो दुनिया का इतना बड़ा संविधान है, उसको पढ़ते हैं
तब इतना छोटे से जो इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना, जिसको सबसे आखिर में जोड़ा गया था, उसका वो संबोधन। संविधान ऐसा है जो परिचय पढ़ने से पूरा संविधान पता चले, उत्तर ऐसा कि जिससे प्रश्न का संबोधन होता, संविधान ऐसा जिससे प्रस्तावना संबोधित होती, और प्रस्तावना पढ़ लीजिए तो संविधान को संबोधित कर देती। उसी तरीके से प्रश्न पढ़ने के बाद एग्जामिनर जब उत्तर पढ़े तो प्रश्न को उत्तर संबोधित कर दे, और आप प्रश्न पढ़ करके वही बातें उतार दें। प्रश्न एक परिचय है, एक बहुत बड़े उत्तर से आपका परिचय कराया है, उत्तर भरना आपका काम है उस आंसर शीट में, और उस उत्तर को भरने के बाद अगर प्रश्न संबोधित हो तो एग्जामिनर को बोधित हो जाएगा क्या अंक देना है। ठीक, तो अंकों की पराकाष्ठा, आप अंकों की लड़ाई में रहिए। सरकारें भी 272 ना पाए ना तो सरकार नहीं बनती पूरी। इलेक्शन होता है तो प्रधानमंत्री भी तो यहां वहां भाषण करते रहते हैं कि हमारे अंक बढ़ जाएं। अंकों का तो खेल है, साम दाम दंड भेद, चाहे जैसे कैंडिडेट चाहे जैसा हो, बस चुनाव जीत जाए ताकि 272 का आंकड़ा मिल जाए हमको, और इस राज्य व्यवस्था को चलाने का हमें परमिशन दे देगा संविधान। तो आप भी साम दाम दंड भेद, चाहे कोचिंग से, चाहे किताब से, चाहे सीनियर से, चाहे जूनियर से, चाहे साथी से, चाहे मित्र से, शादीशुदा है तो चाहे पत्नी से, और पत्नी हो तो चाहे पति से, भाई से, बहन से, पिता से, किसी से भी अगर नंबर पाने वाली कला का विकास कर लिया तो कमीशन ये उसको इस बात का दुराग्रह नहीं है कि आदमी कोचिंग लिया है, यहां पूछा वहां पूछा, ये तो ऐसे ही हर जगह घूम घूम के ज्ञान लेकर के लेखन सीख कर आया, ये तो बड़ा ऐसे हल्का आदमी है। ये दृष्टि उससे इसका कोई लेना देना। हम लोग हमेशा प्रशासन में कहते हैं, और ये रिसर्च भी है, हाथोन प्लांट शिकागो 5 साल का रिसर्च है 25,000 लोगों पर, 25,000 में 4,000 तो एब्सेंट ही रहते थे, तो उसका पूरा कंक्लूजन 21,000 का है। क्या कि प्रक्रिया कोई नहीं देखता, सभी परिणाम देखते हैं। जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हैं या किससे पढ़ रहे हैं, ये कोई नहीं देखने वाला। अगर आपने लिख सही दिया और अंक मिल गए और कल डिप्टी कलेक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, तो गांव मोहल्ला घर द्वार यहां वहां जगह सब जानेगा कि आप, प्रक्रिया कौन देख रहा है चेला? आप फोन लगा के किस कोने में बैठे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, कौन देख रहा है उसको? कोई नहीं देखता। रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए, यूं तो महफिल में सब कहते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। रास्ते कितने भी दिलकश हो, आप जाना ही ना चाहें तो आपके लिए तो बेकार रास्ता है। और बोलने वाला कितना भी खूबसूरत बोले, आप सुनना ही नहीं चाहते। तो इस कमीशन की आवाज है, और न्यू वॉइस, नई आवाज, क्या ऐसा उत्तर जो प्रश्न को संबोधित करे। आप क्या करते हैं, प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं, प्रयास सफल होते हैं, ये ठीक है, लेकिन प्रयास में कमी रह गई तो तब तो असफल में बदल जाएगा। ऐसा प्रयास जो विशिष्ट हो, ऐसा उत्तर जो प्रश्न को संबोधित करे, और ऐसी सोच जो उस शब्दों में उस एग्जामिनर के जो दिमाग में बोध है वो बोध करा सके। तो आज से पढ़ाई एक विषय है और लेखन दूसरा विषय है। आपको हर विषय में 2 विषय पढ़ना है, पहला अध्ययन, दूसरा लेखन। जब अध्ययन हो जाए, उस विषय विशेष का अध्ययन हो जाए तो लेखन उतर जाएगी। अगर उस टॉपिक का अध्ययन किया और उस टॉपिक को छोड़ करके चले गए, दूसरे टॉपिक में लिखा नहीं, तो आप ये समझिए कि ठीक वैसे जैसे आप घर के लिए बैंक से लोन लीजिए और 1 महीने के लोन न चुकाइए, अगले महीने में चला जाए तो वो लोन चढ़ता रहता है ब्याज के साथ, इसलिए उसको हर महीने निपटाते रहिए। ठीक उसी तर्ज पे जो टॉपिक पढ़ा उसको लेखन में तब्दील करते रहिए,
ये मत देखिए कि घंटे भर लगता है, 2 घंटे, लिखने में बहुत टाइम लगता है। कई स्टूडेंट आते कहते हैं सर लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो हमने कहा क्या करें फिर, क्या करें बताइए। लिखने में टाइम लगता है तो आप करेंगे क्या अपना टाइम, क्यों भैया, आप अपना टाइम क्या करेंगे। 21 से 32 साल जनरल की एज है, बाकी 5 साल की छूट है, ओबीसी की 3 साल की छूट है, आईएएस में, पीसीएस में 40 साल है, उत्तराखंड में 42 साल है, अदर स्टेट में कहीं 35 है, कहीं 40 है। तो आप करेंगे क्या, आप करने क्या है, आप पढ़ते ही रहेंगे। अरे भाई जब डिमांड है उसकी कि लिखना भी जरूरी है, तो लिखने में समय लगता है, तो वो तो आपका इन्वेस्टमेंट है या आपका एक्सपेंडिचर है। जो लोग लेखन में समय को एक्सपेंडिचर मानते हैं वो कभी सफल नहीं होते, जो इन्वेस्टमेंट मानते हैं, और इन्वेस्टमेंट का प्रतिफल होता है। आम का पेड़ लगाते समय फल नहीं देता है, लेकिन वो निवेश है, 5 साल 4 साल के बाद उसमें फल लगेंगे, वो प्रतिफल है। तो आज लिखिए, मुख्य परीक्षा में प्रतिफल उसका मिलेगा। देखिए, अरस्तु ने भी कहा था कि संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। मैं यहां पर थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि हम आपको कोई चीज इतना डिटेल पढ़ाएंगे और इतना सरल पढ़ाएंगे कि आप उसमें प्रारंभिक परीक्षा भी पास करिए उस विषय से और मुख्य परीक्षा। सबके बाद जोर दोनों पे रहेगा। हम आपके प्रॉब्लम्स के सलूशन भी रहेंगे, हम आपके लिए प्रॉब्लम भी रहेंगे, लेखन की दक्षता भी लाएंगे और लेखन के लिए दबाव भी बने रहेंगे। पढ़ाएंगे ऐसा जिससे प्रारंभिक परीक्षा का भी काम हो जाएगा और मुख्य परीक्षा का काम तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो मेरा जोर है। और विषय का जो अंगीकरण है वो आपको करना है, विषय को ग्राह्य करना, अंगीकरण नहीं है। विषय के साथ एक प्रैक्टिकल जीवन जीना, उसको हम अंगीकरण बोलते हैं। जैसे मैं एक टीचर हूं तो मेरे पास पेन होगा, मेरे पास कुछ नोट्स होंगे, किताबें होंगे, ये सब मैंने अंगीकृत कर लिया, ये मेरे अंग हैं। उसी तरीके से प्रतियोगिता में लेखन को, अध्ययन को, संसाधन को, थोड़ा दबाव को, थोड़ा प्रभाव को, थोड़ा खुन्नस को आप अपना अंग बना लीजिए। कभी मैं आपको डांट डपट दिया तो आप समझ लीजिए कि इसका हिस्सा, अंग ही है, क्योंकि ये सब परिस्थितियां भी एक लंबे दौर में हम लोग जुड़े रहेंगे, तो ये चलता रहेगा। और आप, कई हमारे जो रेगुलर क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि आप मेरे केबिन में मुझसे आधा घंटा बात कर लीजिए चलेगा, लेकिन लेखन में या किसी में कोई कमी है तो मेरे खुन्नस को आपको झेलना भारी पड़ जाएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि परिणाम आप देते हैं, लेकिन नैया पार हमारी भी होती है। आपके परिणाम में मेरी नैया फंसी रहती है। जिस दिन आप परिणाम देते हैं उस दिन मेरी नैया किनारे लग जाती है, और 18 साल से यही हो रहा है। कोई कोचिंग वाला इस बात को भले विद्यार्थियों को इनकम का जरिया मानता हो, लेकिन मैं इनकम का जरिया नहीं, मैं उपलब्धि का जरिया मानता हूं। मेरा अस्तित्व जो है उन विद्यार्थियों से है जिन विद्यार्थियों ने मुझे उपलब्धि मूलक बनाया। लापरवाह विद्यार्थी संस्था के लिए कभी भी फायदे के सौदे नहीं रहे। फीस दोनों बराबर देते हैं, लेकिन एक लेखन कला और अध्ययन को बेहतरी से करके जब अधिकारी बनता है तो कोचिंग की उपलब्धि को बढ़ा देता है। एक फीस पूरी देता है, उसके भी फीस से किराया भाड़ा सब तय हो जाता है, लेकिन मैं उसका कभी नाम नहीं लेता ठीक से। अगर उसका बिहेवियर ठीक है तो मैं उसकी सराहना कहीं न कहीं जरूरत पड़ने पर करूंगा, लेकिन उपलब्धियों की सूची से वो हमेशा बाहर रहेगा। और आपने एक पिक्चर जो देखी थी गीता फोगाट वाला, उसमें एक डायलॉग है कि
गोल्ड जीतोगी तो मिसाल बन जाओगी, और मिसालें दी जाती तो सफलता ही मिसाल बनती। आप पढ़ने में कितने भी अच्छे हो, आप कभी मिसाल नहीं बनेंगे। आप पढ़ने में चाहे जैसे हो, अगर आप सफल हैं तो आप ही मिसाल बनेंगे। तो इसलिए अपने अध्ययन पर गर्व मत करिए, अपनी उपलब्धि पे गर्व करिए। लेखन की कला का विकास करिए, अध्ययन को सरलता के साथ करिए और सफलता पर गर्व कीजिए। गलत गर्व मत कीजिए। पढ़ने में आप बहुत तेज हैं, ये गर्व की का विषय नहीं है। ये आपका काम था, ठीक है। लेखन पे भी बहुत गर्व का विषय नहीं है। इसलिए मैं अपने कला पर, अपने दक्षता पर गर्व करने का जो मौका होता है वो आपसे मिलता है। इसलिए मैं आपका मुरीद रहता हूं। इसलिए आप पे दबाव, आप पे प्रभाव, आप पे खुन्नस, आपको लेकर के चिंतन, दर्शन, वो सब मेरा अंग बन गया है। और आपका अंग क्या होना चाहिए? सफलता। आपका अंग क्या? अच्छे संसाधन। आपका अंग क्या? अच्छा लेखन, सरल ढंग से पढ़ना और थोड़ा दबाव मुक्त होकर के एक कुशलता के साथ सफलता की ओर चल पाना। ये सीनियर, वो कोचिंग, ये फलाना, देखो यार, सवाल का उत्तर दे दो भाई, काम हो जाता है। तुम किस शहर में रहते हो, किस जगह पे कोचिंग लेते हो, किस तरीके से शिक्षकों से मिले, किस तरह से मित्रों की टोली है, नेवर यार, ये सब कोई चित्र नहीं है। चित्र है कि माहौल तो हमारे अंदर है। मेरा मन अच्छा है इसलिए माहौल अच्छा है। और आधी जीत तो हमारे दिमाग से, क्योंकि जीतने का जो मन है वो मेरे दिमाग से हटता नहीं है, तो आधी जीतते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपने मन को पहले जिताओ, फिर देखो दूसरे लोग क्यों नहीं मेहनत करेंगे आपको जिताने के लिए। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पेपर जो हमारा है सामान्य अध्ययन का, इतिहास, भारतीय समाज और भूगोल है, ठीक। सेकंड पेपर में आप आएंगे तो भारतीय संविधान, राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको मैं पढ़ाने के लिए, तो आज आपको ऐसा समझिए कि हम एक प्रारंभिक लेक्चर दे रहे हैं, ताकि देखिए भाई, एक बात बच्चा समझ लो कि तुम सीसी लेके आओगे ना, तो हम ड्रम से तेल नहीं पलटेंगे। तुमको भी थोड़ा सा बाल्टी जैसा मुंह खुला वाला पात्र लेके आना होगा। इट मीन्स कि तुम्हारी पर्सनालिटी जो है ना, थोड़ी सी बलिष्ठ हो। बनाओ इसको, नहीं है तो बनाओ। मुरझाए हुए चेहरे ठीक होते नहीं। अंदर की इंटरपर्सनल स्किल, इंक्लूडिंग मास कम्युनिकेशन स्किल, अपने अंदर की जो सकारात्मकता है, मेरी सकारात्मकता से मिला करके दुनिया को डबल सकारात्मक पेश कर। हम किसे पढ़ा रहे हैं वो पहले मैं जान लूं। सीसी में तेल ले कीप लगाता है, फिर वो ऐसे उठा के ऐसे डालता है, ड्रम नहीं पलटता। लेकिन अगर आप बाल्टी जैसा ऐसा मुंह वाला लेके जाएं, तब भी क्या वो कीप लगाएगा उसमें? वो सीधे ऐसे पलट देगा। तो मैं तो 18 साल से दे रहा हूं, सीसी का मुंह आपको बड़ा करना। तेल लेने जाते हैं ना, तो बोतल लेके मत जाइए, डब्बा लेके जाइए, देखिए वो कैसे पलटता है 2 लीटर तेल। ये आपकी पर्सनालिटी है। अंगूर हमेशा पेटी में लाया जाता, आलू हमेशा बोरे में लाया जाता। अंगूर की पर्सनालिटी वो पेटी है, और बोरा आलू की पर्सनालिटी। दोनों को उलट दीजिए। अंगूर को बोरे में भर के साइकिल में बांध दीजिए, साइकिल के ट्यूब से, और उसके बाद जो जो आलू है उसको ले आइए लकड़ी की पेटी में। आप उदाहरण से समझ गए हो। अपनी पर्सनालिटी को पहचान। आपकी पर्सनालिटी सिविल सर्विसेज की है, आपकी पर्सनालिटी पीसीएस आईएएस की। अगर आप अपनी पर्सनालिटी में ये हिस्सा जानना चाहते हैं, ये हिस्सा रखना चाहते हैं, तो आप उस पर्सनालिटी के मापदंड को विकसित करें। तो संविधान
जैसे अरस्तु की बात करूं मैं, तो अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने तो यही कहा, संविधान वह जीवन पद्धति का प्रतीक है जो राज्य अपने लिए ये करता है। तो कोई भी स्टेट, भारत क्या है, आर्टिकल 12 में जाके पढ़िए राज्य क्या है। और संविधान जो है किस प्रकार का विधान है? कहा जाता है कि कोई भी सभ्य समाज बिना संविधान के रह नहीं सकता। अराजकता हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय है राजकाज, शांति, युद्ध नहीं है, बुद्ध है हमारा विषय। और इन सभी की प्राप्ति के लिए संविधान होना चाहिए, जहां शांति हो, जहां पे युद्ध के बजाय बुद्ध होते हों, जहां पर राज्य अपने लोगों को लोक सशक्तिकरण चाहता, जहां पे राज्य की इकाइयां तत्पर हो, दक्ष हो, लोगों के प्रति प्रतिबद्ध हो, पारदर्शी हो, जवाबदेह हो और लोकतंत्र की शान में कसीदे गढ़ती हो, वहां तो संविधान का ही रुतबा बढ़ जाएगा। संविधान ने हमारा रुतबा बढ़ाया, हमने उसके नियमों का पालन करके उसका रुतबा बढ़ाया। हमको हम ही से चुरा लो। संविधान हमने से निकला है और संविधान ने हम ही में भर दिया। संविधानविद कौन थे? 10 लाख पर एक प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने एक संविधान दिया, उनके अंदर से जो विचार निकले वो संविधान बन गया। और उस संविधान ने हमको क्या दिया? सब कुछ। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया, बस सब आ गया इसमें। हमको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया। प्रस्तावना में जाइए, यही लिखा है। हमें धर्मनिरपेक्षता दी है, पंथ निरपेक्षता की बात, हमें लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कही, क्यों? समाजवाद की बात कही। उपासना, पूजा पूजा करना है, उपासना में आपको किसी प्रकार का कहीं विश्वास है, धर्म में विश्वास, उपासना को लेकर, भातृत्व को लेकर, बंधुत्व को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर, संलग्नता को लेकर, कहां है रुकावट? कहीं नहीं है रुकावट। सरलता से कूट कूट के भरा है और हिसाब मांगते पे पाई पाई का हिसाब देता है, क्योंकि इतनी स्पष्टता है। संविधानविदों ने जहां पर वक्त के साथ संविधान में स्पष्टता लानी थी, उसे संसद पर छोड़ दिया। क्यों? और जहां पर वक्त के साथ स्पष्टता की जरूरत पड़ी, वहां संसद ने उस पर अधिनियम बनाए, संशोधन किए और इसका भी उल्लेख आर्टिकल 368 में संविधान में ही मिलता है। कैसे करोगे, कैसे बनाओगे, कैसे चलाओगे? राज्य व्यवस्था चलाना है और चलेगी किससे? एक नियमावली से। वो नियमावली है संविधान, जिसको बनाया किसने? संविधानविदों ने। संविधानविदों ने संविधान का निर्माण किया और संविधान ने नागरिकों को सशक्त किया। क्या दे करके? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दे करके। जिस देश में सामाजिक, आर्थिक और न्याय और राजनीतिक न्याय की बयार बहती हो, वहां सिर्फ और सिर्फ लोक सशक्तिकरण ही हो सकता है। इलाहाबाद में एक पीसीएस अफसर हैं, अभी जैसे ही आपकी क्लास शुरू हो रही थी, 7:45 फोन आया होगा। मैंने कहा जल्दी से बात करिए, चलता हूं जरा क्लास का। बोले सर हाँ जल्दी ही, मैं समझ रहा हूं। सर सड़क पे जो मजदूर जा रहे हैं, मन को बड़ा व्यथित कर रहे हैं। क्या हमारी सरकारें या हमारा तंत्र इतना उदासीन हो सकता है क्या? तो हमने कहा कि ये बात तो आप शाम को भी पूछ सकते थे, दोपहर में भी पूछ सकते थे, या आने शाम को पूछ सकते थे।
बोले सर बात तो आपकी सही है, लेकिन संवेदना तो अभी उमड़ी ना सर। जो संवेदना अभी टीवी देखते समय मेरे मन में उमड़ी, उसका उस सवाल को अगर हम शाम तक ढोते रहेंगे तो हम बड़े मर्म मर्म से भर जाएंगे सर। तो मैंने सोचा सुशील सर से फोन करके पूछते हैं। इलाहाबाद में भदोही आगे चाहेंगे, गोपीगंज हंडिया के आगे भदोही है, वहीं पर उनकी पोस्टिंग है। वो बोले हम भी सर ऑफिस से निकल रहे हैं। तो हमने उनसे एक ही सवाल बोला। हमने कहा कि जिस संविधान को हम लोग सशक्तिकरण का पर्याय मानते हैं, जिस संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करती है, अगर आपको इन तीनों में अन्याय दिखता है तो संविधान की आत्मा आज दुखी होगी। और संविधान की आत्मा दुखी कब कब होगी? जब उसको लोग दुखी करेंगे। संविधान की आत्मा स्वयं दुखी नहीं होगी, दुखी करेंगे। जैसे माता पिता को उसके बच्चे दुखी कर सकते हैं। तो हमने कहा कि संविधान जिस पैमाने पर खुश होता है, अगर आपको लगता है और लगता भी है कि देश में वर्तमान समय में एक महामारी है, लेकिन महामारी से बचाव का यह कहीं से तात्पर्य नहीं है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अन्याय किया जाए। क्या समझे? ये कहीं से लागू नहीं होता। तो हमने कहा कि अगर आपको यह लगा है तो सही लगा है, क्योंकि आपका मन तो गलत नहीं बोल रहा है। अब फिर आपको पता है मेरी क्लास है, आप फोन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि व्हाट्सएप पे, फेसबुक को है, वो भी देख लेते हैं, हम डालते ही हैं क्लास वगैरह। सिर्फ वो अपने जो उनका एक मर्मज्ञपन था, जो उनका एक प्रकार से संवेदनशील भावना बढ़ गई थी, उसको रिलीज करने के लिए मुझे फोन किए थे। बाकी तो पीछे सब सर है 2010 बैच के, हमने थोड़ा वो उनको तो सब आइडिया ही है, पढ़े लिखे हैं। तो जो संदर्भित बात है वो यही है कि अगर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अन्याय हुआ तो संविधान खुश नहीं होगा। और हमारी सरकारें पॉलिसी मेकर हैं, और पॉलिसी मेकर का पहला गूढ़ अर्थ यह है कि उस पॉलिसी में अंतिम व्यक्ति की भी खुशियां निहित होती हैं। जिस नियम के तहत सरकारें निर्मित होती हैं और जिस नियम के तहत सरकारें नीतियां बनाती हैं, उस नीतियों में यह सशर्त एक अर्थ है कि अंतिम व्यक्ति भी उस नीति से खुशी प्राप्त करेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो नीतियों उतना संविधान दुखी रहे, उतना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के खतरे, अन्याय के खतरे बने रहेंगे। तो बेटा ये रटने का विषय नहीं है, ये विषय तुम्हारा अंग है, तुम्हारा मर्मज्ञ है। अर्थ का दोहन करना और अर्थ का शोषण करना, दो अर्थ है। संसाधनों का शोषण और संसाधनों का दोहन। संविधान का तुम दोहन करो, शोषण मत करो। प्रश्न तुमसे जब संविधान से जुड़े मुख्य परीक्षा के सवाल आते हैं तो तुम्हारे दोहन से वो हल चाहते हैं, लेकिन कई विद्यार्थी शोषण से हल देने लगते हैं। अर्थ को अलग करो। संविधान रटने का विषय नहीं है, संविधान बोध का विषय है। और यह बोध क्यों? क्योंकि यह हमारे समाज में फैला है। संविधान अटक से कटक, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरे भू राजनीतिक क्षेत्र 32 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक जो भारत का विस्तार है, कण कण में और पूरे भू राजनीतिक क्षेत्र में जहां तक भारत की सीमा है, वहां तक संविधान की पहुंच है।
ये तुम्हारा एक प्रयोगशाला है। भारत क्या है? 136 करोड़ का एक प्रयोगशाला है जहां पर संविधान प्रयोग किया जाता है। और कहां पे कैसा प्रयोग किया गया, कहां पे गलत प्रयोग हुआ, कहां पे सही प्रयोग हुआ, उसी से संविधान हताहत होगा। उस पैरामीटर को भी आंकना आपका काम है। और जब आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब संविधान को चोट पहुंचती है तो इस चोट से बचाने की जिम्मेदारी न्यायपालिका को दी गई। विधायिका विधि बनाएगी, कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन करेगी, और अगर विधि गड़बड़ है, क्रियान्वयन सही नहीं है, या क्रियान्वयन में संविधान का उल्लंघन है, तो एक न्यायपालिका है जो उस नियमावली की सुरक्षा करती है। तो संविधान एक विधा है, संविधान एक विधि है, संविधान एक नियम है, संविधान एक ताकत है, संविधान एक दृष्टिकोण है, संविधान एक अप्रोच है, संविधान एक प्रयोग। बट ये संयोग नहीं है, ये नियोजन है, यह योजना है, यह वर्षों का तप का बल है। 2 साल 11 महीने 18 दिन 389 संविधान सभा के चयनित 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, चाहे कमिश्नरी से थे, कमिश्नरी से लोग थे, औपनिवेशिक सत्ता जिसको बोलते हैं अंग्रेजी सत्ता, ब्रिटिश सत्ता के अधीन जो राज्य थे, देशी रियासतों, ये मिलकर के लोग बने थे। संविधान ने हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का पोटली दी है, और जब भी इस पर कुठाराघात होगा, न हमारे राजनेता माफी के लायक रहेंगे और न देश की सत्ता चलाने, क्योंकि संविधान को रुला करके कोई माई का लाल खुश नहीं रह सकता। तो ऐसे समझिए, जैसे मां बाप को दुखी करके कोई भी संतान खुश नहीं रह सकती। क्या समझे? माना संविधान चुप है, लेकिन एक नई आवाज जो 26 जनवरी 1950 से सबके सुर में सुर मिलाती है, और जैसे ही हमारा सुर ताल बिगड़ा, अन्याय हो जाता है। तो संविधान एक ऐसी विधि, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी धारणा, एक ऐसा दृष्टिकोण, एक ऐसा अनुपालन, एक ऐसा पालन है जिसे हर सूरत में देश के नागरिकों, देश की सत्ताधारकों को करना, और देश की संस्थाओं को, न्यायपालिका के लिए स्वयं, जो न्यायपालिका संविधान के संरक्षण है, वह भी संविधान से अपनी ही ऊर्जा प्राप्त करता है, और दी गई ऊर्जा बराबर ली गई ऊर्जा। संविधान ऊर्जा देता है और संविधान को भी ऊर्जा चाहिए, और उसकी ऊर्जा इतना मात्र है कि आप उसके साथ अन्याय मत कीजिए। लोग कहते हैं ना कि आप अगर सम्मान दे नहीं सकते तो किसी की बेइज्जती भी मत कीजिए, या तो सम्मान दे दीजिए। अगर संविधान के साथ आप बड़ा कोई काम नहीं कर सकते तो संविधान का उल्लंघन भी। मैं बच्चा द्वितीय प्रश्न पत्र जो मुख्य परीक्षा में है, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, आईएएस हो, और भी स्टेट्स में संविधान तो हर जगह है, प्रश्न पत्र इधर उधर हो सकते हैं, उसकी बात करूंगा। 2 बातें इसमें करूंगा, राज व्यवस्था और संविधान। आपने देखे होंगे कि राज व्यवस्था, कई किताबें आपने पढ़ा होगा, जैसे डीडी बसु के लिखेंगे तो भारतीय संविधान लिखते हैं, या भारत का संविधान टाइटल लिखते हैं, लेकिन और कोई किताब पढ़ेंगे तो भारतीय राज व्यवस्था लिख देते हैं। लिखते सब संविधान ही है, टाइटल बदल देते हैं। आप ऐसा समझिए कि राजकाज चलाना शासन होता है, और शासन और सरकार हमारे देश में पर्याय मानी जाती है। जो शासन है वही सरकार है, जो सरकार है वही शासन, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार और शासन एक है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बनारस के पार्लियामेंटियन भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं।
ऐसे कई लोग पार्लियामेंटियन भी हैं और मंत्री भी। लेकिन यही अमेरिका में जाएंगे तो अलग मिल जाएगा आपको, लेकिन ब्रिटेन में जाएंगे तो यही मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश से ली गई है। हमारे यहाँ शासन और सरकार को एक माना जाता है। यानी जब आप कहते हैं कि शासन ने पॉलिसी सही नहीं बनाई, तो आप समझ लीजिएगा कि सरकार ने पॉलिसी सही नहीं, क्योंकि शासन जनता का है और जनता का शासन लोकसभा में होता है और उसी लोकसभा के सदस्य प्रधानमंत्री भी है। तो प्रधानमंत्री सरकार हैं, लेकिन चूंकि लोकसभा के मेंबर हैं इसलिए वो शासन भी। और हमारे देश में जनता का शासन, हमारे देश में संसद सर्वोच्च मानी गई है, संसद सर्वोपरि है और उसी में से सरकार निकलती है। लेकिन सरकार उसमें रह करके भी रहती है और निकल के सरकार रहती है, बावजूद उसमें रहती भी। लेकिन यही आप चले जाइए अमेरिका में नहीं, सीनेट और कांग्रेस अलग खड़ी है, वहां की कार्यपालिका अलग खड़ी। हमारे यहाँ कार्यपालिका से आर्टिकल 50 में पढ़ेंगे तो न्यायपालिका को अलग किया गया। तो तीन संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेकिन न्यायपालिका ही अलग है, विधायिका और कार्यपालिका में अलगाव नहीं है। हमारे यहाँ तीन संविधान, वैसे तो मैं दो बोलता हूं, तीन संविधान। एक संघ का संविधान है, एक राज्य का संविधान है, एक संघ राज्य का संविधान। एक राज्य संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची, एक अवशिष्ट सूची। हमारे यहां जिस तरीके से संविधान की पूरी गाथा है वो बहुत ही स्पष्ट है, बोधगम्य है, सरल है। समझने के लिए उस उपबंध को, उस उपाय को सही सिला लिया जाए तो संविधान आपको एक दिन में समझाया जा सकता है। एक दिन तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं, एक घंटा में समझाया जा सकता है। पूरे संविधान को एक घंटे में आप समेट करके आप पद यात्रा पर निकल सकते हैं। इसलिए संविधान के मोड़ को, संविधान के जोड़ को, तोड़ फोड़ को नहीं। संविधान में कोई माई का लाल तोड़ फोड़ कर नहीं सकता। संविधान में या तो मोड़ है या तो जोड़ है, तोड़ फोड़ नहीं है। अगर तोड़ फोड़ है तो सुप्रीम कोर्ट में उसको वसूली से उसको ठीक कर दिया काट छांट। जोड़ है, मोड़ है। जैसे 8 अनुसूची थी 1951 के पहले ही संविधान संशोधन में, आप देखेंगे 9वीं अनुसूची, ये जोड़ है। आपने देखे होंगे कि मूलभूत ढांचा क्या होगा पता नहीं था, एक ऐसा मोड़ आया कि मूलभूत ढांचा का विकास कर दिया गया। मौलिक अधिकार मूलभूत ढांचा है ना, लेकिन 1951 में 50 में तो हमको नहीं पता था कि मूलभूत ढांचा है। एक मोड़ आया और मूल अधिकार में एक नई बात हमने जान ली, क्या? ये मूल ढांचा है, खिलवाड़ नहीं कर सकते। तमाम प्रविधियों को, तमाम उपबंधों को, तमाम संशोधनों को अगर जान ले तो हुए संविधान के भीतर। आर्टिकल 1 से 395 के बीच संविधान की पूरी गाथा है। अनुसूची 1 से लेकर 12 तक के बीच संविधान की पूरी गाथा है। और यह 22 और 4 का, 9 का और 14 का जोड़ दिया जाए तो 25 भागों का ये संविधान। तो जिस तरीके से संविधान की पूरी व्यवस्था है उसी ढंग से आप अनुपालन करते हुए आगे बढ़िएगा। अब मैं आता हूं थोड़ा सा मुद्दे पे। आज मैं एक जनरल हिंट दे रहा हूं। जब इसकी, अब चूंकि पहला क्लास है यार, तो पहला क्लास में लग जाओ ऐसे ही, पहले हम आपको तैयार तो कर लें। बोला ना कि आज मौसी के यहाँ गए हैं तो थोड़ा 2 घंटा तो लगता है ना समझने में, पूरा हिसाब किताब की, आलू छीलना है, कटहल काटना है। शादी ब्याह में गए हैं कि नहीं? गाँव में करना पड़ता है ना काम, किए होंगे। तो थोड़ा सा माहौल समझ लो, फिर खुश हो। उसके बाद देखो कैसे अगले क्लास में क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन बाद में आंसर। किसका सामना करना है आपको? प्रश्न का। संविधान तो सामने ही नहीं है आपके, संविधान तो संसाधन है आपका।
इसको तो संधान करना है। संविधान आपका संसाधन है, संधान करना है। कहां? कमीशन की कॉपी में। तो समस्या आपके लिए प्रश्न है और समाधान यह संसाधन है। और जब इस संसाधन को संधान करना सीख जाएंगे तो निशाने पे कीजिए निशाने। तो पहले समस्या, रावण सामने था तभी ना राम कौन वाला तीर निकालेंगे, तय करेंगे। अब रावण की जगह कोई नॉर्मल राक्षस युद्ध कर रहा है तब भी राम वही वाला तीर निकाल लेंगे क्या? अपने धनुष पे कौन सी चीज संधान करेंगे? बोलते थे रामायण, देखा नहीं क्या? संधान करेंगे। ये डिपेंड करता है कि समस्या कौन वाला है। तो जो प्रश्न है उसके हिसाब से संसाधन को संधान करो। बस पूरा संसाधन नहीं चाहिए भाई, नहीं समझे। पूरा संविधान पढ़ना होगा, ये रिसोर्स है, संसाधन है, बट संधान कुछ कुछ करना। राम ने पूरे बाण नहीं खाली कर दिए थे। हम लोग बाजार जाते हैं, धनिया लेते हैं, 10 रुपया देते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि 2000 का नोट देके चले आए धनिया लेके। क्यों भाई, उसकी जरूरत क्या है? तो जो सवाल है ना उसका उत्तर देंगे। संविधान नहीं लिखेंगे, संसाधन है संविधान, वही संधान करेंगे जो समस्या हो। तो पहले दिन से ही आपको ये मिलने लगेगा। क्या समझे? पहले दिन से ही बिना लिखाए हमको चैन नहीं। हम आपको लेक्चर देंगे, हम आपको नोट्स बनवाएंगे, हम आपको क्वेश्चन का आंसर लिखवाएंगे, हम आपके क्वेश्चन के आंसर का इवैल्यूएशन करेंगे, आपको पुख्ता करते करते चलेंगे। और ये सब समय के साथ हो भी जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर में थोड़ा चीजें जल्दी होती है अब। और जितनी भी चीजें हम लोग थोड़ा डिफाइन किए रहते हैं उसमें भी मैंने पाया कि फ्रिक्वेंटली अच्छा हो जाता है। हमको तो ये रास आ गया है। पहले ऑफलाइन में सोचते थे कि ऑनलाइन कैसे होता होगा यार, कर पाएंगे नहीं। मुझे तो रास आ रहा है, बस रस आपको भी मिला देना है। दोनों का रस मिल जाएगा ना तो पूरा ड्रम भर जाएगा। तो बच्चा, हम जब नेक्स्ट क्लास आपकी लेंगे तब हम आपको सारा डिफाइन करेंगे, पहले संविधान को, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी मैं जनरल बात बता रहा हूं। संविधान एक नियम है। क्या है? संविधान एक नियम। यह नियम सामाजिक न्याय करता है, यह नियम आर्थिक न्याय करता है, यह नियम राजनीतिक न्याय करता है। संविधान के ठीक नीचे आप सिलेबस को देखेंगे, सामाजिक न्याय लिखा हुआ है। क्योंकि संविधान एक नियम है जो सामाजिक न्याय करता है, तो सामाजिक न्याय का भी विषय आपको मिलेगा। और आप उसमें जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है कि अंग्रेजों के जमाने के या वैदिक काल की कोई अन्याय की बात या कोई न्याय की बात होगी। उसमें मैंने बोला कि ये देश पूरा एक प्रयोगशाला है जिस पर संविधान आजमाया जाता है। तो वो सामाजिक न्याय की बात, सामाजिक न्याय, अगर कहीं अन्याय है तो वो सामाजिक न्याय नहीं है। अगर कोई पूछे कि सामाजिक न्याय क्या, व्हाट इज सोशल जस्टिस, तो आप बोलिए कि अगर कहीं पर सामाजिक अन्याय है तो वो सामाजिक न्याय नहीं है। इसकी परिभाषा को निगेटिव से समझना पड़ता है। जैसे कोई कहे कि क्या है सत्यनिष्ठा, तो आप बोलिए कि अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो सत्यनिष्ठा है। निगेटिव से समझा दीजिए। अब आप अगर ये बोले कि जवाबदेहिता हो, पारदर्शिता हो, खुलापन हो, लेन देन में कोई गड़बड़ी ना हो, अनियमितता ना हो, आदमी जो है कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हो, तमाम चीजें, तो ये जो है सत्यनिष्ठा हो। बड़ा लंबा बताना पड़ गया। ठीक, तो सामाजिक न्याय भी इसी तरीके से ले आएंगे। भाई, स्त्री पुरुष के बीच भेद नहीं होना चाहिए, आप गरीब अमीर को कमजोर नहीं आंकना चाहिए, किसी को दबाना नहीं चाहिए, किसी को उसको शोषण नहीं करना चाहिए, किसी के मतलब रोजगार को या किसी भी तरीके की जो संवैधानिक उसके लिए ढंग रंग हैं उसके साथ उसके सम्मान करते हुए उसे भी देश के एक उम्दा नागरिक माने। तमाम बातें कहानी बताएंगे, तब जाके सामाजिक न्याय। फिलहाल संविधान एक नियम है जो सामाजिक न्याय देता है। तो जस्ट संविधान के नीचे आप आएंगे तो सामाजिक न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय कौन देगा?
क्वेश्चन उठा ना। संविधान कौन बनाया तो हम तो बता देंगे, संविधान क्यों बनाया ये भी बता देंगे, सब पता है। और संविधान करता क्या है? संविधान राज्य व्यवस्था चलाने का नियम है। संविधान के पूरे भू राजनीतिक क्षेत्र में एक एक नागरिक पर यह आजमाया जाता है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित किया जाता है। सेकुलरिज्म को महत्व देते हैं, सोशलिज्म को महत्व देते हैं, आपका रिपब्लिक का हम महत्व देते हैं, अपनी स्वतंत्रता की अक्षुण्णता को महत्व देते हैं, अपने अधिकार का महत्व देते हैं, कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और जितने भी संस्थागत क्रियाएं के लिए अधिकार संविधान ने दिया है उन सबका वो अपना अपना काम करते हैं। और ये सब किसके इर्द गिर्द होता है? क्योंकि जनतंत्र है तो सारी आजमाइश जनता पर होती है। तो संविधान वो नियम है जो न्याय देता है और आपको मिलेगा सामाजिक न्याय नीचे, संविधान के जस्ट नीचे सामाजिक न्याय कौन तय करेगा? संविधान तो सामाजिक न्याय देने का नियम है, नियम को कौन लागू करेगा, नियम को कैसे लागू करेगा? नियम कैसे लागू करेगा? संविधान में जाना होगा। नियम को कौन लागू करेगा? संविधान में जाना होगा। तो वो जानने के लिए हम पढ़ते हैं जस्ट सामाजिक न्याय के नीचे गवर्नेंस। क्या पढ़ते हैं? गवर्नेंस, जिसको मैं भी पिछले समय पढ़ा रहा था। इसमें आप चिंता मत करिए, बाद में फिर पढ़ाऊंगा इसको। सामाजिक न्याय कौन सुनिश्चित करेगा? गवर्नेंस। इसलिए गवर्नेंस के बारे में अध्ययन फिर देखेंगे। गवर्नेंस के नीचे का एडमिनिस्ट्रेशन। कहा जाता है कि लोक सेवकों का जो भूमिका है लोकतंत्र में वो क्या है, उसके वैल्यूज कैसे, ये चीज है। तो 3 टॉपिक हो गए, संविधान हो गया, सामाजिक न्याय हो गया, गवर्नेंस। जस्ट उसके नीचे आएंगे जो लास्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जैसे व्यक्ति संबंधों में जीता, कहते हैं ना कि व्यक्ति जो है एक सामाजिक प्राणी और संबंधों में रहता है। हम लोग संबंध के बगैर रह नहीं सकते, गड़बड़ा जाएगा सब। और कोई भी देश अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण करते हुए, अपने विकास के साथ नैतिक धारणा रखते हुए, अपने संविधान के साथ विधिवत संलग्न होते हुए और अपने कूटनीतिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्रबल करते हुए अपने देश की जनता और अपने भू राजनीतिक क्षेत्र की उच्चस्तता के लिए दूसरे देशों से संबंध और सरोकार रखती है। यहां अंतर्राष्ट्रीय संबंध का निर्धारण गवर्नेंस का काम है और गवर्नेंस यह करते हुए संविधान और सामाजिक न्याय दोनों का उल्लंघन नहीं कर सकती। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर भी संविधान की विधाएं, संविधान के नियम, संविधान के संदर्भ निहित होते हैं, जैसे सामाजिक न्याय पर। और गवर्नेंस एक संविधान की वो ताकत है जिसमें आर्टिकल 52 में एक राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 53(1) में जाएंगे तो लिखा अपनी शक्तियों को स्वयं या अपने एजेंसियों या संस्थाओं को बांटकर व्यक्तियों में करेगा। और आर्टिकल 74 में एक मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे राष्ट्रपति काम करेगा। ये सब की आपको जानकारी मिलती है। गवर्नेंस कौन है? वही मंत्रिपरिषद। वह मंत्रिपरिषद सामाजिक न्याय, संविधान की अक्षुण्णता और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कूटनीतिक संबंधों को निर्वहन करने के लिए इन तमाम चीजों की स्वीकार्यता को ध्यान में रखकर आगे बढ़ती है। ताना बाना बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, लेकिन संविधान का मन खट्टा नहीं कर सकते। जनतंत्र के भीतर जनता और नागरिकों को किसी भी सशक्तिकरण के खिलाफ समझौता नहीं कर सकते। तो संविधान बच्चा द्वितीय प्रश्न पत्र का सबसे ताकतवर विषय है। संविधान एक प्रकार से पावर हाउस है जो राज्य व्यवस्था को चलाने का पेट्रोल, ईंधन, ताकत, ड्राइविंग लाइसेंस, आप ऐसा समझिए जैसे प्रधानमंत्री मोदी
एक ऐसे बस के 5 साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मिला है जिस पर 136 करोड़ की जनसंख्या सवार है और वो गाड़ी चला रहे हैं। अब गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर उसको गड्ढे में ले जाए, बैरियर को तोड़ दे, ना चलाए, ठीक से ना चलाए, ये वो जाने। लेकिन संविधान में गाड़ी चलाने का नियम लिखा है, इसी को बोलते राज का चला। अगर उसका उल्लंघन करेगा तो उसका सुपरविजन करने वाला एक सुप्रीम कोर्ट है, जिस पर सुप्रीम दृष्टि पड़ती है। किस को लेकर? संविधान को लेकर कोई समझौता नहीं। अब इस समय जैसे मजदूर सड़क पर हैं, तो सरकार के बस में तो वो भी सवार थे, सरकार ने अपने बस से उनको उतार दिया, अपने बस में कुछ लोगों को लेकर तो दिल्ली चले गए, बाकी देश भर के मजदूर सड़क पर उतर रहे हैं क्योंकि बस में तो है नहीं। तो बस में थे तो चाय भी मिलता था, भोजन भी मिलता था, खाना पीना सब मिलता था। अब जब उतार दिए हैं तो सड़क पे पानी भी मिलना मुश्किल है। तो ये ड्राइवर की असंवेदनशीलता कही जाए। और ड्राइवर कौन है? देश के प्राइम मिनिस्टर। तो क्वेश्चन उन पे उठ जाएंगे कि देश के मजदूरों के साथ ऐसे कैसे किया जा सकता है? क्या यह सामाजिक न्याय है? अब अगर सामाजिक न्याय नहीं है तो संविधान दुखी हो जाएगा, क्योंकि संविधान वो नियम है जो सामाजिक न्याय की बात करता है। ठीक है, क्लास में बेटा मैं अभी थोड़ा सा नैरेटिव एक दे रहा हूं, इसी तरीके से विषय आगे बढ़ेंगे। अब आप तो पढ़ेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, हम तो आपको संविधान और संवैधानिक सरकार बताएंगे, बहुत सारे लोगों का विचार से शुरू करेंगे। 3 चीजें आप करके रखिएगा। पहला कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 तक के अधिनियम, जिसमें कि 6 विषय आपको मिलेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे, ऐसा एक लाइन खींच लीजिएगा घर पे, ये स्वयं आप पढ़े ना तो बहुत अच्छा समझ में आ जाता है, इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक तरफ आप लिख दीजिएगा कंपनी और एक तरफ लिख दीजिएगा क्राउन। जब कंपनी हम बोलेंगे तो हम यहां से चलेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर लेंगे, 1793 का चार्टर की बात कर लेंगे, 1813 की चार्टर की बात, 1833 के चार्टर की बात। ठीक है, ये 1813 हो गया, 33-53 भी करेंगे, यहां पर 1853 लिखिए, 13, 33, 53। उसके बाद हम बात करेंगे जो क्राउन के अधीन, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद तस्वीर बदल गई थी और इंडियन नेशनल मूवमेंट में वो बहुत डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ पर 1858 को पढ़ेंगे, 1992 को पढ़ेंगे, 1892 को पढ़ेंगे, 1909 को पढ़ेंगे, 1919 को पढ़ेंगे, 1935 को पढ़ेंगे, 1947 की आप आजादी का जो अधिनियम था वो भी पढ़ लीजिए। तो ये 6 इसमें हो गए, 6 इसमें हो गए। ठीक है ना? और अगर इसमें हम जाना चाहें, इसमें थोड़ा सा, तो एक जगह आप 1861 का भारत परिषद अधिनियम जोड़ सकते, 58, 61, 92, 9, 1935, यहां तक संविधान का बहुत सरोकार है। और 47 तो स्वतंत्रता का अधिनियम है। और अगर इसको हटा देते हैं तो ये 6 बन जाते हैं, इधर 6, यानी कंपनी के अधीन 6 और क्राउन के अधीन 6। इसमें बीच बीच में क्या संशोधन सुधार हुए हों वो एक पढ़ना होता है। ये तो हो गया संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कहां से ये यात्रा शुरू हुई। फिर आप आएंगे तो संविधान के जो सभा का जो निर्माण है उसकी चर्चा के बाद, तब जब संविधान लागू होने के बाद तब संविधान में घुसते हैं। संविधान में घुसने से पहले संविधान की प्रकृति को, संविधान की विशेषता को और संविधान के उन तमाम संदर्भों को जो एक प्रायोगिक मापदंड में पूरे देश में हर स्तर पर फैला है, ठीक है, उसकी मोरालिटी की बात करें।
उसके मूल्य की बात करेंगे, जनता की सहभागिता की बात करेंगे, सरोकार की बात करेंगे। ये संविधान पढ़ाने से पहले ये सारी चीज को आपको थोड़ा जानना चाहिए। उसके बाद आप आएंगे तो संविधान में शुरू हो जाएंगे। संविधान में जब आएंगे तो जैसे देखे होंगे कि प्रस्तावना को लेकर के जो एक कह सकते हैं, मैंने कहा मोड़ और जोड़। एक मोड़ ऐसा आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, और एक ऐसा भी मोड़ आया था कि जब अंग को ही संविधान में जोड़ दिया गया। यानी एक दो मोड़ आए, एक मोड़ में अंग नहीं है, दूसरे मोड़ पे अंग है। तो इस मोड़ को पहचानिए कि एक पे कहां पे छोड़ आए थे प्रस्तावना और कहां जोड़ आए थे प्रस्तावना। तो जैसे जैसे थोड़ा सा एक सिंप्लीफिकेशन के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप स्वयं पाएंगे कि इसका जो पूरा निर्धारित पक्ष बड़ा इजी गोइंग है। सेकंड पेपर और फोर्थ पेपर मैं पढ़ाऊंगा, पूरा सेकंड पेपर, पूरा फोर्थ पेपर मैं पढ़ाऊंगा, और पूरा सेकंड पेपर और पूरा फोर्थ पेपर ऐसे पानी की तरह लहरा के निकाल दीजिए, चिंता मत करिए। और इसमें जो आपकी मास्टरी है वो मैं समझता हूं कि आज ही के दिन से शुरू हो जाएगी। हम 1.5 घंटे पढ़ाएंगे, 8 बजे से 9:30 बजे तक। उसके बाद 15 मिनट का हम आपको ब्रेक देंगे। ब्रेक देने के बाद इतिहास की कक्षा चलेगी। इतिहास की कक्षा अभी बेटा 2-3-4 दिन नहीं चलेगी। अभी क्लास आपकी सिर्फ 9:30 बजे तक रहेगी, 8 से 9:30। 17 तारीख को कल, या मैं 18 तारीख को, कल कोई क्लास हम नहीं लेंगे। संडे छुट्टी रखा करेंगे, भले ही आज सैटरडे, कल ही एक पहला दिन के बाद दूसरा, लेकिन कल छुट्टी रहेगी। मंडे को आप 8 बजे ठीक 5 मिनट पहले फोन से जुड़ जाइए। हम 18 को बताएंगे कि इतिहास की क्लास की टाइम है, तो अपने दिमाग में 3 घंटे का तैयारी लेकर बैठिए। 15 मिनट में ब्रेक किस लिए दे रहा हूं, जाके चाय बना के पी लीजिए, पानी उनी पी लीजिए, एक बार टीवी इस मोबाइल से ध्यान हटा लीजिए और फिर दूसरे विषय में उठेगी। जब हम मंडे से क्लास में आएंगे तो संविधान के पूरी पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे, एक लेक्चर उसमें जाएगा, पूरे संविधान की पृष्ठभूमि बताएंगे। आज हमने संविधान के पहले जाने से पहले जो यहाँ वहां का जैसे चीजें कहते हैं ना कि मसूरी जाएं या शिमला जाएं, तो बिना शिमला मसूरी पहुंचे ही कभी सुरंग देख रहे होते, कभी पहाड़ देख रहे होते हैं। अभी हम यही देख रहे हैं। पहले लेक्चर में कुछ दिखा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। फिर उसके बाद जाएंगे तो शिमला का बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से चित्रण करेंगे। उसके बाद चित्रण करने के बाद एक एक जगह चलेंगे। बिना समझे कैसे घुसेंगे आप? प्रकृति बिना समझे, विशेषता बिना समझे, महत्व बिना समझे, मोरालिटी बिना समझे कैसे घुसोगे यार? ठीक। तो जब संविधान में घुसेंगे तो इनसे भी 5 सवाल देंगे। मंडे को आपको 5 सवाल लिखाएंगे पहले, उन 5 सवालों पर फिर डिस्कस करेंगे, कुछ बनाएंगे आपके लिए, कुछ बताएंगे। तो मंडे को हम लोग संविधान के 5 सवालों को हल करेंगे। ठीक, कोर्स भी हो जाएगा, सवाल भी हो जाएंगे। बिना संविधान के शुरू हुए ही 5 सवाल हल करेंगे, है ना? तो अब आज कितने लोग जुड़े मुझे नहीं मालूम, अभी हिमांशु जी से पता चलेगा। इसमें जितने भी दृष्टिकोण के विद्यार्थी हों, चाहे प्रारंभिक परीक्षा पहली बार देने जा रहे हो या मुख्य परीक्षा से संलग्न रहे हों, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो, तैरना आता है तो आप चाहे 10 बार तैर के तालाब में घुसे या पहली बार, डूबने नहीं पाएंगे क्योंकि आपको तैरना आता। हाँ, 10 बार से तैरने वाले की स्पीड थोड़ा ठीक हो। मुख्य परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थी बातों को ठीक से पकड़ लेंगे। हो सकता पहली बार पढ़ने वाला असमंजस हो, तो ये वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं। किताब पढ़िएगा घर पे, और पढ़ाई जरूरी नहीं है कि बच्चा एक बार में समझ में आ जाए। हम लोग आज पढ़ाने के लिए इतना तैयार हो गए या इतने साल से, लेकिन पढ़ाने से पहले कितने साल पढ़े? तो कोई जरूरी नहीं है कि हमने आज पढ़ाया और फटाफट आपको ग्रह हो गया। और जरा से कोई चीज नहीं समझ में आई
तो आप ले देख करके कि यार पता नहीं क्या बता दिए, हमको समझ में नहीं आया। हमको भी जिसने समझाया ना, कई बातें हम भी नहीं समझ पाए थे। तो हमने मेहनत किया, किताब में पढ़ा, जाके उन्हीं से पूछ लिया कि सर ये वाला क्या मतलब था? तो उन्होंने बता दिया। तो ऐसे बेटा कर करके इकट्ठा किया गया है। रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे। ठीक है ना? रोम एक दिन में नहीं बना है। एक घर भी बहुत सालों में बन करके तब ड्राइंग रूम, किचन और बेडरूम में तब्दील होता है। तो ये अध्ययन का पहला कक्षा था, पहला सबक, अध्ययन के साथ लेखन, सरल अध्ययन और विशिष्ट लेखन। क्या समझे? पढ़ाई सरल भी हो, सघन भी हो और स्पष्ट भी हो, अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई सरल, सघन और स्पष्ट कहीं पर भी गड़बड़ी हुई तो आपके लिए कठिन बन जाएगी। तो मैं समझता हूं कि आज जितने भी विद्यार्थी जुड़े उन सभी को बहुत बहुत फिर से स्वागत, अभिनंदन। और पहली कक्षा थी, आपके अंदर एक विचार और एक हमसे जुड़ने की एक, कह सकते हैं, हालांकि जुड़ चुके हैं जो आप लोग हैं, ये तो बाकायदा प्रॉपर बैच है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आएगा जाएगा, ऐसा वाला थ्योरी नहीं है इसमें। तो ये तो जुड़ चुके हैं, लेकिन चूंकि पहली बार ये क्लास इस तरीके से प्लानिंग से शुरू की गई ऑनलाइन की, इट मीन्स कि पहला बैच हमने इसको अनाउंस किया था अप्रैल में कि 16 मई से पढ़ाएंगे। तो 16 मई आज मैं इसको लगभग 1.5 घंटे से क्लास में इसकी पूर्ति कर दी गई है। आज का सेक्शन बेटा हम यहीं पे क्लोज करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन को हम, यानी अगला जो क्लास है कल संडे के बाद मंडे को 8 बजे हम लोग मिलेंगे। और आपको सैटरडे तक हम रेगुलर जब मिलेंगे तो आपको संविधान में ये जो एक जुटता है, जुटता हुआ चला जाएगा। तो कुल मिला जुला करके कि जो संविधान की परिस्थिति है, संविधान की वास्तव स्थिति है, उसके हिसाब से यह विषय काफी कुछ हल ले चुका है। आज हम लोग संविधान में जा चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस क्लास को हम ओवर करें